कोक आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है उनकी ड्रिंक का सीक्रेट फॉर्मूला, जो किसी हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में छुपा हुआ है, बस ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। लेकिन असली बात यह है कि ये फॉर्मूला इतना भी सीक्रेट नहीं है, वो तो विकिपीडिया पर भी मिल जाता है। सच तो ये है कि कोका कोला की सक्सेस का फॉर्मूला से कुछ खास लेना देना नहीं है। आप एक क्लोन प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन आप कभी भी उनसे कम्पीट नहीं कर पाओगे। एक बार एक नई स्कूल टीचर ने हेडमास्टर को सजेस्ट किया कि स्कूल के वेंडिंग मशीन्स में कुछ हेल्थी चॉइसेस भी इंक्लूड करें, जैसे फ्रूट जूसेस। लेकिन वो शॉक्ड दे गई जब हेडमास्टर ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल का कोका कोला के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। कोक स्कूल को हर साल $3 लाख यानी हर स्टूडेंट पर करीब $1 देता था, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि स्कूल में सिर्फ उनका प्रोडक्ट बिकता रहे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कोक ने कई स्कूल्स के साथ किए हुए थे, जिसका हिस्सा था उनका क्रेडल टू ग्रेव स्ट्रैटेजी, यानी बचपन से ही लोगों को कोक का आदी बना देना। एक कोक मार्केटिंग चीफ ने बोला था, छोटी उम्र में किसी को कोक का आदी बनाना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि उन्हें बड़े होने के बाद कन्वर्ट करें। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में तो स्कूल ज़्यादा कोक बेचने पर एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकता था। कई स्कूल्स फंड की कमी से जूझ रहे थे, इसलिए वो कोक के प्रोडक्ट्स अपने ही बच्चों को बेच रहे थे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि कोक कैसे एडवर्टाइजिंग रूल्स को तोड़ता है, स्पेशली जब बात बच्चों से मार्केटिंग की हो। कोक ने ऐसे कई कलेक्टिबल्स बनाए, बारबी डॉल्स, टॉय ट्रक्स, बोर्ड गेम्स, जो टेक्निकली एडल्ट्स के लिए थे, लेकिन असर उनका किड्स पर ही पड़ता था। क्रिसमस के एड्स में सांता क्लॉज के साथ कोक को लेकर जोड़ दिया गया, ताकि बचपन से उनके दिमाग में कोक की जगह बन जाए। उन्होंने कोलंबिया पिक्चर्स भी खरीद लिया, ताकि कोक का प्रोडक्ट प्लेसमेंट आसानी से मूवीज़ में हो सके। बाद में उन्होंने स्टूडियो बेच दिया, लेकिन प्रोडक्ट प्लेसमेंट का यूज़ फैमिली फिल्म्स में करते रहे, ताकि एडवर्टाइजिंग रूल्स का लूप होल यूज़ किया जा सके, और ये स्ट्रैटेजी काम करती थी। रिसर्च कहता है कि कोक दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले ब्रांड्स में से एक है, इवन छोटे बेबीज़ के लिए भी। लेकिन इस सदियों में कोक के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिखाने लगा कि कोक के हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। पहले से लोग कहते थे कि कोक से दांत खराब होते हैं, लेकिन अब ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स का डेटा सामने आने लगा। एक स्टडी में ये पाया गया कि अगर बच्चे एक शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक भी रोज़ लें, तो उनके ओवरवेट होने के चांसेस 7% ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी स्टडी कहती है कि अगर बेबीज़ को बचपन में ज़्यादा शुगर मिलती है, तो उनका पूरा जीवन उस शुगर पर डिपेंड रह जाता है। कोका कोला अपनी होलसम इमेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ब्रांड है, लेकिन जब कोक का नाम हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ डायरेक्टली जोड़ने लगा, तो ये उनके लिए एक बड़ी सेटबैक थी। और सिचुएशन तब और बिगाड़ गई जब लोगों ने नोटिस किया कि कोक में कैफीन भी होता है। कंपनी का कहना था कि ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, लेकिन ब्लाइंड टेस्ट में लोग नॉन कैफिनेटेड वर्जन से फ़र्क ही नहीं समझ पाए। तो सवाल उठता है, अगर टेस्ट सेम है तो कैफीन जोड़ना ज़रूरी क्यों है? शायद ये एक एडिक्टिव एलिमेंट था, जो बच्चों को भी कोक का हैबिचुअल यूज़र बना देता था। सोडा इंडस्ट्री ने भी टोबैको इंडस्ट्री की तरह सोचा। साइंस से डिबेट करने के बजाय उसमें डाउट डाल दो। जब तक आप बोल सकते हो कि और रिसर्च की ज़रूरत है, तब तक आप बच जाते हो। इसीलिए कोक ने सीक्रेटली हज़ारों डॉलर इन्वेस्ट किए ऐसे रिसर्च में जो ये दिखाइए कि कोक का ओबेसिटी या डायबिटीज़ से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और एक्सपेक्टेडली कोक के फंडेड स्टडीज़ ने वही कंक्लूजन दिया जो कंपनी चाह रही थी। कोक ने शुगर टैक्स और डाइटरी गाइडलाइंस के खिलाफ लॉबिंग में भी मिलियंस खर्च किए। उन्होंने रिपोर्टेडली कुछ पॉलिटिशियंस के कैंपेन्स को सपोर्ट किया, ताकि उन्हें कोक के फेवर में काम करने के लिए इन्फ्लुएंस किया जा सके। साथ ही कोक ने एथलीट्स और बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू किया, ताकि एक इल्यूजन क्रिएट किया जा सके कि कोक का कनेक्शन अच्छे एथलेटिक परफॉर्मेंस से समाए। लेकिन कंपनी को यह पता था कि साइंस को ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोला जा सकता, इसलिए उन्होंने नए ड्रिंक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक एग्जाम्पल था उनका बॉटल्ड वाटर ब्रांड टासनी। लेकिन जब ये यूके में लॉन्च हुआ, तो तुरंत लोगों ने पकड़ लिया कि ये एक्सपेंसिव बॉटल्ड वाटर असल में लोकल टैप से ही आया था। कोक ने कहा कि उन्होंने वाटर को एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरा है, लेकिन उस प्रोसेस में उन्होंने गलती से ऐसे मिनरल्स डाल दिए जो पानी को कंटामिनेट कर गए। रिजल्ट, तसानी के 500,000 बॉटल्स को मार्केट से वापस लेना पड़ा। लेकिन कोक की सबसे बड़ी कंटामिनेशन इशू बेल्जियम में थेनो-सौ-नूवीन में हुआ, जब कई बच्चे कोक पीने के बाद बीमार पड़ गए। फ्रांस में भी 100 से ज़्यादा लोग कोक से बीमार हुए,
और कोक टेम्परेरीली बंद भी हो गया। इंडिया में कोक पर इल्ज़ाम लगा कि उनका वेस्ट वाटर ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। कंपनी ने माना कि वेस्ट वाटर का इशू है, लेकिन कहा कि वो प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। लेकिन इंडिपेंडेंट टेस्ट्स ने टॉक्सिक स्लज के ट्रेसेस दिखाए कि कोक के इंडियन प्लांट्स के आसपास, जिसने ज़मीन को बंजार बना दिया, जानवरों को मार दिया और लोकल फार्मर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। न्यू दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अनाउंस किया कि कोक और पेप्सी दोनों में पेस्टिसाइड्स मिले हैं, जो अगर लंबी ड्यूरेशन तक कंज्यूम किया जाए तो कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और इम्यून सिस्टम के इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। एक गांव की महिला ने जर्नलिस्ट को बताया, इस कंपनी के आने से पहले हमारी जिंदगी सुकून भरी थी, सिर्फ 6 महीने में पानी का टेस्ट बदल गया। मेक्सिको में कोक की बॉटलिंग प्लांट्स ड्राउट एरियाज में भी चल रही थी और ऑफिशियल्स ने कहा कि कोक की वजह से वाटर शॉर्टेज और बढ़ गया। 2000 से 2006 के बीच मेक्सिको के प्रेसिडेंट वो आदमी थे जो पहले कोका कोला मेक्सिको के हेड थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने कोक को फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया, उन्हें 27 वाटर कंसेशंस माइल। एक लोकल ने कहा, पहले यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ नहीं चुकाते, सिर्फ हमारा पानी ले जा रहे हैं। इस प्रेसिडेंट के टाइम में कोक की सेल्स 50% बढ़ गई और ये देश का सबसे पॉपुलर ड्रिंक बन गया। क्रिटिक्स का कहना था कि ये एक और एग्जाम्पल था कोक के शेडी पॉलिटिकल डीलिंग्स का। 2001 में इंटरनेशनल लेबर राइट्स फंड ने कोका कोला के खिलाफ लॉसूट फाइल किया। क्लेम ये था कि उन्होंने जानबूझकर डेथ स्क्वाड्स हायर किए जो यूनियन ऑफिशियल्स को डराते, टॉर्चर करते, किडनैप करते और हत्या तक मार देते थे। कुछ साल बाद ग्वाटेमाला के वर्कर्स ने भी लॉसूट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बॉटलिंग प्लांट में उन्होंने जब यूनियन ज्वाइन करने की कोशिश की तो उन पे और उनके परिवार पर हिंसा हुई। वो वर्कर्स दिन के 15 घंटे काम करते थे और उन्हें सिर्फ $15 मिलता था। इस वजह से उन्होंने यूनियन बनाना चाहा, लेकिन फिर उन पे अटैक्स हुए। कोका कोला का कहना है कि ग्वाटेमाला का प्लांट उनका नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली ओन्ड है और उन्हें कुछ पता नहीं था। शायद ये सच भी हो। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जानबूझकर कुछ किया या बस इनडायरेक्टली बेनिफिट लिया। लेकिन जो सच है वो ये है कि अटैक्स ने यूनियंस को वहाँ पूरी तरह से तोड़ दिया। लैटिन अमेरिका में कई जगह कोक को स्पार्कल ऑफ डेथ तक बोला जाता है। जितना आप कोक के पास्ट में जाते हो, उतना ही उनकी स्वीट और सेफ इमेज टूटती जाती है। आसा कैंडलर, जिन्होंने कोका कोला कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था, उन्होंने एक बार कहा था, सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम देखते हैं वो है एक बच्चा काम करते हुए। जितनी छोटी उम्र में बच्चा काम करे उतना ही बेहतर। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हर बड़े कंपनी के पास में कुछ ना कुछ डार्क चैप्टर्स होते ही हैं। हर स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कोका कोला ने दुनिया के लिए अच्छे काम भी किए हैं और ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक साइड देखकर डिसीजन न लें। ट्रूथ कभी भी सिंपल ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा बैकलैश कोका कोला को किस चीज़ के लिए मिला? ना वो हेल्थ स्कैंडल्स, ना वो पॉलिटिकल डील्स। सबसे बड़ा बैकलैश मिला जब उन्होंने अपने ड्रिंक का टेस्ट चेंज कर दिया था। तो ये थी कोका कोला की कहानी, एक ऐसे ब्रांड की जो दुनिया भर में एक सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिसके पीछे छुपी है पावर, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन और मार्केटिंग का एक अंधेरा सच। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो फोरशैडो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां हम ऐसे ही हिडन ट्रूथ्स और अनटोल्ड स्टोरीज को एक्सपोज करते हैं बिना किसी फिल्टर के। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये एक लेगेसी है और हर लेगेसी के पीछे होती है एक कहानी जो दुनिया से छुपाई जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ट्रूथ के साथ। दिस इज़ फोरशैडो।